हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था यूनिट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो आज के वीडियोस में हम लोग इन्हीं सब पे एक एक क्वेश्चंस देखेंगे, जिसकी वजह से आप सभी को इस चीज़ का एप्लीकेशंस पता चल जाएगा। चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होता है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होता है। ओके, ट्रिवियल सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन होता है जिसमें अननोन्स हमारे जो होते हैं वो सब जीरो होते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी अननोन्स हो गए, जैसे x1 x2 x3 xn तक जितने भी अननोन्स हो गए उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वो सब जीरो होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, और उसकी जो रैंक होगी ना उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये जो हमारा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो ए था वो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स था। ओके, तो जो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल होगा। ओके, और इसमें जो डिटरमिनेंट होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, वो जीरो के इक्वल नहीं होती है। आपको ये तीन केस याद करना होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन में कि अननोन्स सभी जीरो होते हैं, और इसमें जो रैंक होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो अननोन्स के इक्वल होता है, और इसमें डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है। और बात करें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होता है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, देन यू कैन अप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो। आप इसके साथ इक्वेट कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलो अब कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने टाइप्स लिया है यूनिक सॉल्यूशन टाइप्स पे हमने बात करेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशंस के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आप देखोगे। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द अननोन्स एक्स वाई जेड फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें तीन इक्वेशन दिए हैं, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब पिछले वीडियोस में पढ़े थे तो हमने एक प्रकार का क्वेश्चन इक्वेशन बनाया था, ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या था हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, बी कांस्टेंट मैट्रिक्स था, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स था। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम लोग पहले लिख लेंगे। तो ए क्या हमारा इस इक्वेशन में हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए के एक्स क्या है हमारा अननोन्स, तो अननोन्स के जितने कोफिशिएंट है उसको हमें लिखना है। तो देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखा। वाई इसमें है नहीं तो वाई की वैल्यू 0 रखा। जेड यहाँ पे 1 है तो 1 रखा, माइनस 1 रखा, 0 1 रखा और 0। इस तरह हमने इसको फॉर्म कर दिया ए मैट्रिक्स को। बाद में अननोन्स कितने हैं इसमें देखो, एक्स वाई जेड, इसमें तीन अननोन्स है तो इसको हमने एक्स वाई जेड रख दिया। ठीक है, और ये हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है बी, तो इसके जगह पे 1 1 2 रख दिया, 1 1 2। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर बाद में हमें क्या तीसरा स्टेप है, हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हम लोग कांस्टेंट मैट्रिक्स एंड वेरिएबल जो करेक्ट क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें वेरिएबल मैट्रिक्स एंड कोफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों साथ में लिखे जाते हैं। जैसे ए और बी दोनों साथ में, ये हमारा, ये हम आप देख सकते हो, ये हमारा ए एंड बी को हम सब जब साथ में लिखेंगे तो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के नाम से जानता है। ठीक है, अब हम इसको साथ में लिख देते हैं। तो जब हम इसको साथ में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 0 1 1 0 1, ऐसे ये वाला मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया, और 1 1 2 1 1 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके रैंक्स को फाइंड करेंगे। तो रैंक्स फाइंड करने के लिए हम लोग रो इक्विवेलेंट मेथड लगाएंगे, जिसमें हम लोग कांस्टेंट मतलब जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसका रैंक फाइंड करेंगे और पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे। ओके, चलो हम लोग रैंक रो इक्विवेलेंट मेथड कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो हमें पता है रो इक्विवेलेंट मेथड में क्या होता है, उसमें एंटिटीज के नीचे वैल्यूज को, एलिमेंट्स को हमें जीरो बनाना पड़ता है। मतलब ये पहले रोज का पहला एंटिटीज के नीचे हमें सभी वैल्यू को जीरो बनाना होगा। तो क्या करेंगे ऑपरेशंस इसको जीरो बनाने के, तो हम लोग R2 में R1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे -1 है, और उसमें अगर मैं R1 को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो मैंने इसलिए ये ऑपरेशन लिखा है, R2 इक्वल टू R2 प्लस R1 को कर दूंगा। तो उससे हमारा क्या मिलेगा, जब इसको मैं जोड़ूंगा R2 में से R1 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो 1 बन जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो 2 बन जाएगा।
अब हमारा ये बन गया, इसके जो पहला एंटिटीज था उसके नीचे के एलिमेंट्स 0 0 बन गए हैं। अब हम दूसरा स्टेप्स करते हैं कि अब दूसरे रोज के जो दूसरा एंटिटीज है उसके नीचे 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रो 3 में हम लोग ऑपरेशंस करके इसको 0 बनाएंगे। तो रो 3 में क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो -1 है और R2 का रेफरेंस लेना है, तो वहाँ पे 1 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो अगर R3 में अगर R2 जोड़ देता हूँ देन मेरा ये 0 बन जाएगा। तो मैंने इसको जब ये स्टेप्स लगाया तो क्या होगा, ये 1 0 1 ऐसे ही लिख जाएगा। ये दूसरा रो भी ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसका रेफरेंस हम लोग लेके कर रहे हैं दूसरा। ठीक है, और R3 कैसे हो जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या होगा, तो देखो इसको जोड़ा तो 0 + 0 क्या होगा 0, -1 + 1 किया तो 0, 1 + 1 किया तो 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा और आपको रो इक्विवेलेंट मेथड आता होगा, सो आपको ये जल्दी से समझ में आ रहा होगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका जो रैंक बना है, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, तो 1 रोज 2 रोज 3 रोज, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं ए मैट्रिक्स का 3। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये पूरे 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 मैट्रिक्स का देखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो इसका रैंक कितना है 1 रोज 2 रोज 3 रोज, 3 नॉन जीरो रोज है तो इसकी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। और हमारे नंबर और नोन्स कितने हैं XYZ, तो 3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हमारा केस बनेगा R = स्मॉल r = 3। तो हमने जो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कंडीशंस R = स्मॉल r = नंबर ऑफ अननोन्स, वो किसके बराबर होता था, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशंस। ओके, आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है देन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज वहां जाके आप देख सकते हो। तो अब हमें फाइंड करना है XYZ। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अब जैसे कि यहाँ पे लिखे थे एक्स, जब हम हमारा XYZ ऐसे के फॉर्म में था तो हमने इसको फॉर्म में लिख दिया था, मतलब यहाँ पे क्या था XYZ ऐसे था ना, तो अब हम इसी को फिर से रिटर्न लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा X + 0 Y + Z, तो X + Z = 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है। दूसरा की इक्वेशन क्या बनेगा Y + Z = 2, क्योंकि X तो 0 है तो Y कोफिशिएंट इंटू 1, मतलब 1 × Y, तो Y आएगा, 1 × Z आएगा, तो Y + Z = 2, Y + Z = 2। और तीसरा क्या आएगा Z, यहाँ पे X और Y की दोनों वैल्यू 0 की, तो बस Z बचा, तो 2Z = 4, तो 2Z = 4। तो यहाँ से हम दो Z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2 आएगी। फिर अब हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे Z की वैल्यू 2, तो Y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग Z की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो X की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस तरह से XYZ की वैल्यू आपने -1 0 2 फाइंड कर सकते हो। सो आई होप आपके पूरे क्वेश्चंस का आंसर पता चला होगा और रो इक्विवेलेंट मेथड्स कैसे यूज करते हैं वो भी पता चला होगा। साथ में ही आपको कंसिस्टेंसी चेक करने का प्रोसीजर भी पता चला होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कंसिस्टेंसी कैसे चेक करोगे। सबसे पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद आप उसको रो इक्विवेलेंट मेथड्स करके हमें रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों फाइंड करना है। बाद में हमें केस जो बनाया था उस केस में हमें सेटिस्फाई करना है। अगर कोई भी केस सेटिस्फाई कर रहा है उसके हिसाब से हमें ये हमें लिख देना है, ठीक है। बाद में अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन है तो देन उसको हम सोल्व कर देंगे। ओके, चलो अब हम लोग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के टाइप्स को क्वेश्चंस करते हैं। तो टाइप 2 इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें पहले से ही हमारा जो AX = B का जो हमने बनाया था इक्वेशन उसके फॉर्म में पहले से ये क्वेश्चन पे लिखा था। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ए क्या है हमारा, ये वाला मैट्रिक्स है 2 1 3 3 0 1 1 2 5, और बाकी हमारा हमारा क्या है, जो हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है ABC, और जो बी मैट्रिक्स है मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है 5 -4 14। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो अब हम इससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म किए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे फॉर मेकिंग इजी स्टेप्स, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 1 होगा तो अच्छा रहता, क्योंकि 1 होगा तो हमारा जो रो इक्विवेलेंट मेथड लगाने में ईजी होता है, क्योंकि ऑपरेशन करने में प्लस माइनस करने में ईजी होता है। तो अगर हम यहाँ पे जो रोज 3 है उसको अगर मैं एक्सचेंज कर दूं
पोजीशन 1 पे, मतलब रो 1 के पोजीशन पे। तो मैंने इसको एक्सचेंज किया तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैंने पहले रो 3 को रो 1 पे कर दिया, तो इसको मैंने उठा के ऊपर कर दिया और जो ऊपर था उसको उठा के नीचे कर दिया। तो इस तरह से हमारा देखो ये वाला ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया, और जो ये वाला था रो उसको मैंने नीचे कर दिया, और जो बीच वाला रो है उसको कुछ नहीं चेंज किया, तो वो अपने पोजीशन पे है। तो अब हमें क्या करना है, रो इक्विवेलेंट मेथड्स का यूज कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट्स है उसके नीचे के सभी एलिमेंट्स को जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कौन सा स्टेप्स करेंगे, अगर R2 में अगर मैं 3 को माइनस कर दूं कुछ करके, मतलब 3 को जीरो कर दूं, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और ये जो R3 है उसमें 2 को जीरो कर दूं तो मेरा रो इक्विवेलेंट सेटिस्फाई कर देगा। तो ये वाला मैंने इक्वेशन लगा के मैंने ये वाला स्टेप्स पा गया। ओके, जब मैंने ये स्टेप्स पाया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सब कुछ करने पे हमारा आया, ये ऑपरेशन करने के बाद ये सब बना होगा। आई होप आपको आता होगा रेगुलर मेथड। सो मैं यहाँ पे अब चलता हूँ, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि R2 में -6 -14 -46, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ R2 को, तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे होगे, जब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा -3 बन जाएगा, -7 बन जाएगा, -23 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि अब हम दूसरा स्टेप चलेंगे कि जो दूसरे रो से है उसकी दूसरी एंटिटीज के नीचे जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा जीरो बन जाएगा, मतलब R3 में से अगर R2 माइनस कर दूंगा तो मेरा ये जीरो बन जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अभी हमने जब इसको ये ऑपरेशन लगाया तो इस तरह से मेरा ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। आई होप आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये स्टेप्स बन गया। अब इससे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा रैंक ऑफ ए था वहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरोस कितने हैं, 1 और 2। तो हमारे कितने नॉन जीरो रोज है, 1 और 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 1 2 है, उसकी भी 2 है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। बट हमारा जो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे कितने हैं, 3। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे, 3। तो हमारा कौन सा केस बन रहा है, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r लेस देन अननोन्स। तो हमारा अननोन्स के कम है, बट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इन दोनों की रैंक जो है दोनों सेम है, बट अननोन्स के साथ कम है। तो हमारा क्या होगी, कंसिस्टेंस है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की हमारा केस बनेगा। सो इसका आंसर कंसिस्टेंस एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इतना तेज बताया क्योंकि आपको रो इक्विवेलेंट मेथड पहले से आता है, तो बस मेरा पर्पस था कि आप इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को कैसे कर सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन का कैसे कर सकते हो। अब चलो देखते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन टाइप्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है कि सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम डिफाइंड बाय द सेट ऑफ इक्वेशंस। तो हमारा जो क्या इक्वेशंस है, 4y + 3z = 8, 2x - z = 2 एंड 3x + 2y = 5 इज। अब हमें बताना कि ये सिस्टम क्या रखता है, कंसिस्टेंस है और इनकंसिस्टेंस है। ठीक है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनाते हैं, वो क्या होता है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये होता है A B, इन दोनों का अगर साथ में आप मैट्रिक्स बनाते हो देन वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। तो अब मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को रखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले इक्वेशन में x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए 0, y का कोएफिशिएंट 4 है और z का कोएफिशिएंट 3 है, और इसका क्या है, हमारा कांस्टेंट 8 है, तो 8 हमने पुट किया। ये हमारा पहला रोज में हो गया। दूसरे रोज में क्या होगा, दूसरे इक्वेशन का x की कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, y की 0 है एंड z की -1 है, और इसका 2 कांस्टेंट है। इसी तरह आपने तीसरे इक्वेशन का यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग रो इक्विवेलेंट मेथड लगाना चाहते हैं, तो आप लोग रो इक्विवेलेंट मेथड्स के प्रोसीजर करेंगे। अब दूसरा कंडीशंस क्या है कि जो हमारा एंटिटीज होती है ना, यहाँ पे कुछ होना चाहिए वैल्यू। तो हमें यहाँ कुछ वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा कि यहाँ पे रैंक जो रो 2 है अगर उसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब पहले रो पे ट्रांसफर कर देते हैं, देन यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, रैंक 1 और 2 को हमने इंटरचेंज कर दिया। इस तरह से हमारा ये जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो क्या बन जाएगा, 2 0 -1 2, और जो फर्स्ट वाला रो था वो सेकेंड पे आ जाएगा। तो 0 4 3 8, और जो लास्ट था वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो 3 2 0 5 ऐसे कर दिया। इस तरह से हमारा ये स्टेप बन गया। अब हम क्या करेंगे ना, क्योंकि एंटिटीज जो होती है पहले रोज का जो हमारा पहला
टर्म्स होता है, पहला एंटिटीज, उसके सभी नीचे जीरो बनना चाहिए। ये हमारा रो इक्विवेलेंट मेथड्स का रूल है, ठीक है। तो हम इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये तो दूसरा रो में तो हमारा पहले ही से जीरो बना है, लेकिन तीसरे में जीरो बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर करें। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो रो 3 है ना, उसमें रो 3 में से हमने क्या किया, ये पहले हमने इसको डिवाइड किया 2 से, जिसकी वजह से ये 1 बन गया। और उसमें जब हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3/2 और R1 कर दिया, मतलब ये कंडीशन मैंने लगाया, तो इसकी वजह से यहाँ 0 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 0 बन गया, ठीक है। जब 0 बन गया, ठीक है, तो अब हमारा सब कुछ यहाँ पे लिख दे। इसको जब हमने प्रोसीजर ये वाला किया तो हमारा ये लाइन वाला सब कुछ बन गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो पहला एंटिटीज था उसके नीचे सभी तो जीरो बन गए। अब हम दूसरे रोज के दूसरे एंटिटीज पे आते हैं। तो दूसरे रोज के दूसरे एंटिटीज क्या है, 4। अब हमें इस 4 के नीचे भी सभी एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। तो अब कौन सा हम लोग प्रोसीजर करें, तो हमने R3 में से क्या किया, 2/4 R2 वाला कंडीशन लगाया, जिसकी वजह से हमारा ये वाला टर्म भी जीरो हो गया। तो जब मैंने प्रोसीजर लगाया तो क्या हुआ, तो हमारा ये तो पहले से था 2 0 -1 2 2 0 -1 2, और ये भी हमारा सेम टू सेम रहेगा 0 4 3, और जो चेंज हुआ हमारा R3 में चेंज होगा। तो जब मैंने ये प्रोसीजर किया, मतलब ये जब मैंने ऑपरेशंस किया, तो क्या बन जाएगा 0 0 0 -2। आई थिंक मैं इतना स्पीड से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज रो इक्विवेलेंट मेथड। सो मैं आपको बस, मेरा आज का लेक्चर का एम है कि आपको कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का यूज पता चल जाए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमारा जीरो बन गया, तो हमारा ये क्या है, पहला पार्ट ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे कितना है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, तो एक है रो, 2 रो है, तीसरा रो इसमें जीरो है, सो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने, नॉन जीरो रोज है 2। तो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा कैपिटल R कितना आ गया, 2। और स्मॉल r क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब पूरे का हमारा कितना मैट्रिक्स है। तो पूरे का आप देखोगे तो आप देखो, एक नॉन जीरो रोज है, 2 नॉन जीरो रोज है एंड 3 नॉन जीरो रोज है, मतलब स्मॉल r की वैल्यू कितना आ गई, 3। इसका मतलब क्या हो रहा है, r डज नॉट इक्वल टू स्मॉल r। तो मैंने आपको कंडीशन बताया था, r डज नॉट इक्वल टू r क्या होता है, r डज नॉट इक्वल टू r क्या होता है, वो हमारा आता है सिस्टम इनकंसिस्टेंस एंड नो सॉल्यूशन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। सो आप इसका आंसर दे सकते हो, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको सब क्वेश्चंस में ऐसे ही ऑपरेशन करते जाना है, ऐसे ही प्रोसीजर लाइन बाय लाइन करते जाना है, और आई होप आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। So all the best for your GATE examinations, and thank you for watching my video. If you like this video, then please share, subscribe and keep support me always. Have a great day. Thank you.